स्वागत है आपका JIB CIB प्रिपरेशन में। आज जो चैप्टर लेने जा रहे हैं अपना रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल ए का यूनिट तीसरा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग। यानी जो रिटेल बैंकिंग है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है और बैंकिंग की रिटेल बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे और फिर अपन जो है रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में डिफरेंस भी देखेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव अपना है वो है कि वेरियस कंसेप्ट रिटेल बैंकिंग देखेंगे। उसके बाद बिज़नेस प्रोसेस जो है, बिज़नेस प्रोसेस स्ट्रक्चर वो समझेंगे। बिज़नेस अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग देखी जाएगी और प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग देखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग और लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट। रिटेल बैंकिंग में एज ए कंसेप्ट, रिटेल बैंकिंग को एक कंसेप्ट माना जाए तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है इसकी सक्सेस के लिए आवश्यक हैं। हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल्स, जो रिटेल बैंकिंग है इसमें कौन कौन से मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं बैंक, वो देखेंगे अपन। बैंक एडॉप्ट डिफरेंट मॉडल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन देयर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव्स। बैंक जो है अलग अलग मॉडल यूज़ करते हैं और जो मोस्ट कॉमन मॉडल जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस और डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि बैंक जो रिटेल बैंकिंग में काम होता है उनके डिपार्टमेंट में वो या तो आउटसोर्स होता है या इन हाउस होता है और डिफरेंट टाइप के बैंक जो है कैसे कैसे वो काम को करवाते हैं अपन वो देखेंगे। मोस्ट ऑफ PSBs यूज ओनली इन हाउस रिसोर्सेज फॉर रिटेल बैंकिंग। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक जो अपना रिटेल का वर्क है वो इन हाउस ही करते हैं, यानी कि उनके जो एम्प्लॉय होते हैं या उनके ऑफिस में ही किया जाता है। ओनली फॉर सम एक्टिविटीज़, जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके केस में जो है वो आउटसोर्स करवाया जाता है। और ये आउटसोर्स करवाने का कारण ये है कि जो ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इसकी आउटसोर्स कराने का कारण है कि ड्यू टू लैक ऑफ इन हाउस फैसिलिटीज़, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती सारी, इसलिए उसको वो आउटसोर्स करवाते हैं। इन केस ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक आल्सो द एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट थ्रू इन हाउस रिसोर्सेज ओनली। यानी जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका भी जो ज़्यादातर काम रिटेल बैंकिंग का है वो इन हाउस ही होता है, यानी कि उनके जो एम्प्लॉय करते हैं या उनके प्रेमिसेस में ही होता है। जो भी आउटसोर्स होता है वो मजबूरी में होता है क्योंकि जो फैसिलिटीज़ नहीं होती है उसकी वजह से, वरना जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी जो अपना काम है इन हाउस करते हैं। इसके अलावा जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका जो मॉडल है वो बैलेंस मिक्स आउटसोर्सिंग और इन हाउस दोनों का मिक्स होता है, यानी कि वो कुछ काम आउटसोर्स करते हैं, कुछ काम इन हाउस होता है। इसके अगर बात करें तो कुछ बैंकों में असेट साइड जो है वो आउटसोर्स की जाती है और लायबिलिटी साइड जो है वो इन हाउस होती है। अपन असेट साइड की बात करें, जो अपन एडवांस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो लोन डिपार्टमेंट है रिटेल का, वो जो है आउटसोर्स किया जाता है। लेकिन जो लायबिलिटी साइड है, जो डिपॉजिट वाला साइड है, वो जो है इन हाउस किया जाता है, हालांकि वो भी सेंट्रली प्रोसेस होता है। इन फॉरेन बैंक्स द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल इज़ मोस्टली आउटसोर्सेस बेस्ड ऑन देयर बिजनेस मॉडल। यानी जो फॉरेन बैंक है उनका तो मैक्सिमम काम आउटसोर्स ही होता है। जो उनका बिजनेस मॉडल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि सारा काम जो है उनका आउटसोर्स यानी बाहर से करवाया जाता है। टू एड इन सम फॉरेन बैंक बोथ फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेशन आर आउटसोर्सेस इन द सम बैंक। यानी कि जो फॉरेन बैंक है उनमें जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही ऑपरेशन के काम जो है वो आउटसोर्सेस होते हैं, बाहर से करवाए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस प्रोसेस है वो किस प्रकार किया जाता है और उसके आधार पर इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, क्रमशः हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। इन 4 हिस्सों में बांटा गया है। वन बाय वन अपन इनको देखते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जो है अलग अलग प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस है वो अलग प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोसेस होता है हॉरिजॉन्टल में। जो वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल है उसमें डाटाबेस एक सेंट्रलाइज डाटाबेस जो है यूज़ किया जाता है। यानी कि जो सभी प्रोडक्ट के लिए सॉल्यूशन जो होता है वो एक ही सेंटर से मिलता है वर्टिकल में। और हॉरिजॉन्टल में है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, वर्टिकल में है एक ही प्रोडक्ट के लिए सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। यानी कि कुछ प्रोडक्ट के लिए जो है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है हॉरिजॉन्टल में, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल में, और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल प्रोडक्ट में कॉमन इंफॉर्मेशन इन अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी ज़्यादातर प्रोडक्ट लगभग सभी के लिए, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर के लिए जो है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपको एक चीज़ याद रखिए, बाकी चीज़ अपने आप रहेगी। हॉरिजॉन्टल जो ऑर्गेनाइज मॉडल है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन है, वर्टिकल के लिए सेंट्रलाइज है, और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल के लिए जो है कुछ प्रोडक्ट के लिए जो है सेंट्रलाइज है, और प्रीडोमिनेंटली जो है जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रलाइज है, कॉमन है। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो है बैंक किस मॉडल को यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज स्टैंडर्ड नॉर्म। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सोल्यूशन वाली जो मॉडल है वो यूज़ होती है। और जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनमें मिक्स मॉडल सिनेरियोज मिक्स मॉडल यूज़ होता है, एक से ज़्यादा मॉडल यूज़ होते हैं। और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो उनमें फॉलो होता है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, जो सेंट्रलाइज होता है वो। और इन फॉरेन बैंक में जो है वो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग, डोमेन स्पेसिफिक। जो अलग अलग बैंक में अलग अलग बिजनेस अप्रोच जो है यूज़ की जाती है। द बिजनेस स्ट्रेंथन विद रिगार्ड्स ऑफ द डोमेन्स टारगेटेड आर अप्रोच इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट बैंक्स। जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो निम्नलिखित है। पहली अप्रोच है सेगमेंटेड अप्रोच। ब्रांचेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बिजनेस पोटेंशियल विद रिगार्ड्स टू द रिटेल स्पेस। सेगमेंट अप्रोच में जो ब्रांचों का क्लासिफिकेशन होता है वो उनके पोटेंशियल के आधार पे होता है। टारगेट द सेगमेंट्स ब्रांचेस ओनली उन फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो इसमें मेनली फोकस किया जाता है ब्रांचों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और ब्रांचेस जो क्लासीफाई की जाती है वो रिसोर्स सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर और जनरल सेंटर टू हैव क्लियर बिजनेस फोकस, इसके आधार पर इनको जो है डिवाइड किया जाता है। दूसरा जो अप्रोच है वो है जियोग्राफिकल बेस्ड अप्रोच। दूसरी जो है जियोग्राफिक बेस्ड अप्रोच पे डिटेल मॉडल्स आर बिल्ड बेस्ड ऑन जियोग्राफिक्स। यानी जो ब्रांचों की भौगोलिक स्थिति जो है उसके आधार पर जो है ब्रांचों को इसमें क्लासीफाई किया जाता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अप्रोच वेयर स्ट्रेटजी आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्रांच। यानी कि ब्रांच की जो लोकेशन है, ब्रांच की जो कंडीशन कहाँ ब्रांच है वो रूरल में है या सेमी अर्बन में या मेट्रो एरिया में है, उस आधार पर जो है ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऊपर वाले क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिक जो बिजनेस मॉडल डेवलप नहीं किया इनमें से कोई। ये बोला है जनरली अडोप्ट द होलिस्टिक मॉडल बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव फॉर रिटेल। कुछ बैंकों में जो है सेगमेंट अप्रोच इज बीइंग बिल्ट इन द कॉर्पोरेट मॉडल बट नॉट द स्टैंड अलोन सेगमेंट अप्रोच। यानी कि कोई इनमें से कोई एक स्पेसिफिक तौर पर नहीं
किया जाता है जो है मॉडल कोई भी यूज़। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उनमें मिक्स ऑफ सेगमेंट मॉडल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल जो है दोनों यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट मॉडल कौन कौन से हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ जो है इसमें अकाउंट, इसमें क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, लोन में पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, मल्टीपल चैनल, ये जो डिफरेंस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं अपने नाम लिए ये इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो मल्टीपल चैनल भी इसमें अवेलेबल हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि, जिसमें ATM भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, मशीन। द मल्टीपर्पज़ कस्टमर ग्रुप इंक्लूड, इसमें जो कस्टमर भी जो है मल्टीपर्पज़, जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये कस्टमर जो है ये सारे रिटेल में इंक्लूड होते हैं। अब हम रिटेल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें जो पहले लायबिलिटी प्रोडक्ट लेंगे, जिसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, ये जो है रिटेल सेगमेंट के लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें और इनके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रिटेल डिपॉजिट जो है वो स्टेबल है और कॉन्स्टिट्यूट को डिपॉजिट है। बैंकों की को डिपॉजिट जो होती है रिटेल डिपॉजिट ही होती है, और जो इंटरेस्ट इंसेंटिव और लेस बार्गेनिंग वाली होती है, इसमें कस्टमर कहीं भी बार्गेनिंग नहीं करता, और ये जो है इसमें इंटरेस्ट भी जो है कम होता है, पे करना पड़ता है बैंक को, तो ये लो कॉस्ट फंड होता है बैंक के लिए। अब जब हम बात करें रिटेल एसेट प्रोडक्ट की, जो है रिटेल एसेट प्रोडक्ट जो है ये रिटेल डिपार्टमेंट का जो मेजर कंपोनेंट जो है ये एसेट प्रोडक्ट ही कवर करता है। इनफैक्ट रिटेल लोन आर द बैकबोन ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ बैंक की जो कमाई की स्ट्रीम्स है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसका बैकबोन जो है वो रिटेल एसेट प्रोडक्ट ही है। अगर हम रिटेल एसेट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड और लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल, सैलरी ऑन सिक्योरिटी लोन, ट्रेडर्स लोन, पर्सनल सेगमेंट की जो ट्रेडर्स लोन है वो आदि। इन शॉर्ट अगर अपन रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रिटेल बैंकिंग रिजल्ट इज़ अ बेटर यील्ड, इम्प्रूव बॉटम लाइन ऑफ बैंक की जो बॉटम लाइन को है इम्प्रूव करती है। रिटेल सेगमेंट इज़ गुड रेवेन्यू फॉर फंड डिप्लॉयमेंट। कंज्यूमर लोन जो है वो प्रिज्यूम टू बी लोअर रिस्क होते हैं और इसमें NPA की जो परसेप्शन कम होने के चांस होते हैं। ये जो है इकोनॉमी को हेल्प करते हैं रिवर करने नेशनल थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसके अलावा जो है ये जो कंट्री की जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं और उनकी जो एस्पिरेशन होती है उनको फुलफिल करते हैं, तो थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट लोन। रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अ डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी। इसके अलावा जो बैंक का जो पोर्टफोलियो होता है उनका वो डाइवर्सिफाइड होता है, ह्यूज कस्टमर बेस होता है, तो जो उसमें रिस्क भी होता है वो डाइवर्सिफाई होता है सिंगल बोरोवर की तुलना में, और बैंक जो है अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है फंड बेस और नॉन फंड बेस सर्विस देके। यानी जो लायबिलिटी और एसेट्स जो ऊपर अपन ने पढ़े हैं उसके अलावा जो है दूसरी सर्विस भी बैंक द्वारा कस्टमर्स को दी जाती है। ये सर्विस जो है कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करती हैं और कस्टमर को जो डिलीवरी एफिशिएंसी एंड एडिशनल सर्विस टूल जो है बेसिक प्रोडक्ट के वो मिलते हैं। इसमें अगर अपन बात करें जो प्रोडक्ट शामिल हैं इसमें डेबिट कार्ड्स, ATMs, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विस एंड ब्रोकिंग सर्विस जो है इंक्लूड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन, बिल पेमेंट सर्विस, मल्टी सिटी चेक, पेमेंट गेटवे फॉर रेल, एयर टिकट बुकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इन प्राइवेट बैंकिंग आर सम ऑफ द अदर सर्विस ऑफर बाय बैंक। और इसके अलावा द सर्विस आर ऑफर विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये सर्विस ऑफर की जाती है। कस्टमर मल्टीपल नीड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की जो मल्टीपल नीड हो वो सेटिस्फाई हो, और दूसरा फी बे इनकम जो है बैंक की बढ़ जाए। रेवेन्यू मॉडल
में जो फी बेस्ड सर्विस वो है क्वाइट अट्रैक्टिव चीज़ है, क्योंकि बैंक जो है प्राइवेट बैंक इसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इवन 50% तक जो है अपना रेवेन्यू का इससे टोटल जनरेट कर पा रहे हैं फी बेस्ड स्कीम। और आज की बात करें तो एटीएम ऑफर किया है लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा, और मोस्ट ऑफ बैंक एक्टिव हैं कि इन चीज़ों में, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में, क्योंकि जो इसमें ह्यूज पोटेंशियल अवेलेबल है इन चीज़ों में। इसके अलावा डिपॉजिटरी सर्विस ऑफर लगभग सभी बैंक करते हैं, जिसमें ब्रोकरेज सर्विस भी अवेलेबल है, कॉर्पोरेट एजेंसी, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूचुअल फंड्स, ये सभी चीज़ें जो बैंकों द्वारा अपने लायबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट के अलावा जो चीज़ें ऑफर की जाती है कस्टमर को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अटेम्प्ट बाय बैंक इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है बैंकों द्वारा किया जाता है। इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि जो बैंक है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेवलपमेंट करता है। इंडिपेंडेंटली डेवलपमेंट द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन रिसर्च, जो बैंक की इंटरनल रिसर्च है और मार्केट जो है उसके आधार पर। इन द प्रोसेस हाइब्रिड क्रॉस पोलिनेशन इनकॉर्पोरेशन द बेस्ट फीचर इज प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। जो मार्केट में प्रोडक्ट के बेस्ट फीचर अवेलेबल हैं उसकी स्टडी की जाती है। उसके अलावा जो है उसमें अलग से एडिशनल वैल्यू इंजीनियरिंग की जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान एक दूसरा तरीका और है, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो है प्योरली मार्केट कंडीशन और कस्टमर सेगमेंट विदाउट एनी बैकग्राउंड के लिए जाते हैं। और रिसर्च एंड आल्सो फॉलो द लीडर अप्रोच बाय डेवलपिंग ऑन द सेम लाइन्स ऑफ द लीडर, यानी कि उसमें लीडर अप्रोच का प्रयोग भी किया जाता है। द अदर मोस्ट कॉमन मॉडल इज सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एक दूसरा तरीका यह है कि कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जो बोलता है उसका जो है इंस्ट्रक्शन माना जाए, ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में दूसरी चीज़ें भी दी जाती है, NRI कस्टमर, HNI कस्टमर, मास एफ्लुएंट, सैलरीड, प्रोफेशनल आदि तरीके से किया जाता है। और जो PSB हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उनमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन हाउस तरीके से किया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो ओल्ड एंड न्यू है दोनों ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इन हाउस इंडिपेंडेंटली किया जाता है। और PSB जो है उनका जो मार्केट सर्वे जो होता है वो इन हाउस होता है, वो लोग आउटसोर्स नहीं करते हैं डाटा को। कुछ बैंकों में जो है मार्केट सर्वे डन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, लॉन्च किया जाता है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री प्रैक्टिस के आधार पे। प्रोसेस मॉडल फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो रिटेल बैंक के प्रोडक्ट और सर्विस है उनके लिए प्रोसेस मॉडल कौन से यूज़ किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस रिटेल बैंकिंग में जो बेसिकली है अप्रोच 3 तरह से होती है, 3 डायमेंशन। इंटायर प्रोसेस इज़ डन थ्रू इन हाउस रिसोर्सेज, जो बैंक के इन हाउस रिसोर्सेज है उससे प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है, पहला प्रोसेस ये है। दूसरा है सम प्रोडक्ट प्रोसेस्ड इन हाउस और फॉर सम प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग इज डन, मतलब कुछ प्रोडक्ट का जो है इन हाउस प्रोसेस किया जाता है और कुछ का जो है आउटसोर्सिंग की जाती है। और तीसरा प्रोसेस जो है थर्ड अप्रोच है आउटसोर्सिंग ऑफ इंटायर प्रोसेस सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइबिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो आउटसोर्स किया जाता है, लेकिन उसके जो है स्टैंडर्ड जो है बैंक अपने हिसाब से रखती हैं। अपन बात करें PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो इसमें इंटायर प्रोसेस जो है प्रोडक्ट के लिए वो इन हाउस रिसोर्सेज से किया जाता है। लेकिन कुछ बैंक हैं जो उसमें प्रोसेस पार्ट ऑफ सम प्रोडक्ट वो आउटसोर्स किया जाता है, लेकिन जनरली आउटसोर्सिंग नहीं की जाती है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल फॉर ऑल असेट्स जो है। सम बैंक है सेंट्रलाइज रीजनल प्रोसेसिंग हब्स, और जैसे SME रिटेल हब वगैरह इस टाइप से, तो जो है सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं PSB। ये अपन बात करें पासबुक, चेकबुक, ATM, डेबिट कार्ड, पिन, ये चीज़ें जो है अकाउंट ओपनिंग, ये सेंट्रलाइज हो रही है ज़्यादातर बैंकों में। अब बात करें प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो बैंक है वो डेवलप कर रहे हैं मॉडल फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड ऑन
सर्टेन फंडामेंटल पैरामीटर जो है उनके आधार पर, जैसे रिस्क परसेप्शन, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, टेन्योर या ड्यूरेशन, रिसोर्सेज पोजीशन, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन, इसके आधार पर जो है बैंक अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग तय करते हैं। पीएसबी में प्राइसिंग जो है वो मार्केट ड्राइवन है, इन कॉम्पिटिटिव है बैंकों की प्राइसिंग ऑन बेसिस ऑफ द असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जो बैंक की प्रैक्टिस है उसके आधार पर। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनमें प्राइसिंग जो मार्केट ड्राइवन है और कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट जो पॉइंट है टेक्नोलॉजी मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। टेक्नोलॉजी ने जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में एक जब से आई है एक परिवर्तन सा ला दिया है, तो ये रिटेल बैंकिंग में भी टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टेक्नोलॉजी मॉडल्स बेसिकली एडोप्टेड बाय बैंक्स आर इन हाउस मॉडल। ये भी 3 तरह का होता है, इन हाउस मॉडल, आउटसोर्सेस मॉडल, पार्शियली इन हाउस एंड पार्शियली आउटसोर्सेस मॉडल। ये जो सारे मॉडल हैं तीनों, इसमें हर मॉडल के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, और जो ओवरऑल बिजनेस जो है डिसीजन फैक्टर और है वो इसको अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है प्राइमरी इन हाउस मॉडल जो है उनके साथ, और पार्शियली आउटसोर्सिंग है उनके पास में। और जो अपन बात करें ओल्ड सेक्टर प्राइवेट बैंक की, तो उनके पास जो है ज़्यादातर आउटसोर्सेस मॉडल ही है। अब हम इस चैप्टर की जो अंतिम पॉइंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, यानी कि कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में जो क्या डिफरेंस है उनको वन बाय वन देखेंगे। पहला जो डिफरेंस है वो टारगेट जो है इंडिविजुअल सेगमेंट है। रिटेल बैंकिंग का जो टारगेट है वो इंडिविजुअल सेगमेंट है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो डील वो मेनली कॉर्पोरेट रिटेल क्लाइंट से ही होती है। दूसरा अपन डिफरेंस देखें, रिटेल बैंकिंग में मास मार्केट बैंकिंग मॉडल होता है, यानी कि जो मतलब बड़ी संख्या में जो कस्टमर है उनसे डीलिंग की जाती है। कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो रिलेटिवली स्मॉल सेगमेंट होता है, मतलब कि नंबर ऑफ कस्टमर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, जो बिजनेस कॉर्पोरेट कस्टमर वही होते हैं। तीसरा डिफरेंस देखें, रिटेल बैंकिंग में B2C अप्रोच होती है। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि हमारे पास जो आता है कस्टमर होता है वो इंडिविजुअल होता है कस्टमर, और हम बिज़नेस होते हैं बैंकिंग बिजनेस में। लेकिन कॉर्पोरेट में जो होता है B2B होता है, यानी कि हम भी बिज़नेस में होते हैं और सामने वाला जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो भी बिज़नेस वाला ही होता है। तो इसमें B2C और B2B अप्रोच होती है। टिकट साइज़ की बात करें, टिकट साइज़ यानी कि जो अपन अमाउंट होता है वो लो होता है, जो भी लोन का, डिपॉजिट का, लायबिलिटी एसेट का इन रिटेल में, जबकि इसमें टिकट साइज़ हाई होता है कॉर्पोरेट क्लाइंट में। रिस्क इज़ वाइड स्प्रेड इन द रिटेल बैंकिंग। इसमें चूँकि नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो रिस्क भी जो है उनमें स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि अगर उसमें सारे तो NPA होने वाले नहीं, अगर एक होगा तो छोटा अमाउंट होगा। लेकिन इधर जो है कॉर्पोरेट की बात करें तो यार रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जो टिकट साइज़ होता है वो बिग होता है, तो कस्टमर बेस इज रिलेटिवली स्मॉल है। रिटर्न्स, छठा बात करें, रिटर्न्स आर मोर इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो रिटर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि इसमें जो है वैरायटी होती है, जो अपने असेट्स होते हैं उसके उसमें। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो रिटर्न्स जो है कम होते हैं, क्योंकि क्या रिटर्न कॉर्पोरेट में जो है बार्गेनिंग चलती है। आपके पास जो रिटेल वाला कस्टमर आएगा वो कभी भी आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट में आपको जो तय है उसी से लेगा। लेकिन कॉर्पोरेट जो है उनका जो लोन वगैरह होता है वो सारा हेड ऑफिस से होता है, तो वहाँ बार्गेनिंग होती है क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है इसलिए। सातवां जो अपन पॉइंट बात करें, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल असेट्स आर मोर इजी, क्योंकि थोड़ा टफ होती है, लेबोरियस होती है, क्योंकि मॉनिटरिंग और रिकवरी इसलिए टफ होती है क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो उनमें सब की मॉनिटरिंग अगर रिकवरी के लिए आना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट कस्टमर। कॉर्पोरेट कस्टमर में जो आपकी कस्टमर लिमिटेड है तो उस पर ज़्यादा जगह पे ध्यान रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करें इन द लायबिलिटी साइड आल्सो, यानी कि जो आपके डिपॉजिट्स हैं उसकी बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है रिलेटिवली लेस होती है रिटेल बैंकिंग में। आपका जो डिपॉजिट वो पड़ता है वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो आपके पास FDR करवाने आता है कस्टमर वो कभी आपके से बार्गेनिंग नहीं करेगा, ठीक है, और सौदेबाजी नहीं होगी। लेकिन जब अपन कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो टिकट साइज़ जो डिपॉजिट की बिग होती है
तो फिर वहाँ बार्गेनिंग होती है। इफेक्ट ऑफ NPA विल बी मोर प्रोनाउंस इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। अगर अकाउंट NPA होते हैं, रिटेल में अगर 1 2 4 अकाउंट NPA हो गए, आपको ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारे अकाउंट NPA नहीं होने वाले। लेकिन कॉर्पोरेट में जो है NPA होने का सीधा असर पड़ता है बैंक की जो माली हालत पर पड़ जाता है, क्योंकि जो टिकट साइज़ होता है वो बिग होता है इसलिए।